तो इस प्रकार प्राकल्पना का निर्माण करना जो वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र कौन सा अध्ययन क्षेत्र? जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है, जहाँ से संबंधित तथ्य आपको एकत्रित करने हैं, उसका निर्धारण करना भी एक महत्वपूर्ण इसका एक आयाम है। ये जो 2 चरण है, सूचनादाताओं का चुनाव, ये दोनों एक तरह से मिलाकर ही हम इनकी बात करते हैं। सूचनादाताओं का चुनाव है रेस्पोंडेंट्स, जो उत्तरदाता हैं, जो उनके बारे उनका चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, यानी कि सेलेक्टिंग द यूनिट्स ऑफ स्टडी। और ये हर एक रेस्पोंडेंट अपने आप में यूनिट ऑफ स्टडी होता है। एक अध्ययन की एक इकाई होती है, अध्ययन का एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में से हम अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण करते हैं। अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण कर हम उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, और उन्हीं से हम प्राथमिक तथ्य एकत्रित करते हैं। यही रिसर्च जो प्रोसेस है उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों प्रविधियों का निर्धारण। अब देखिए, सूचना यानी कि डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, उसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम जो भी रेस्पोंडेंट्स, जो भी अध्ययन क्षेत्र हमने निर्धारित किया है, और जिस अध्ययन क्षेत्र के जिन सूचनादाताओं, उत्तरदाताओं का हमने निर्धारण किया, उन उत्तरदाताओं से हम सूचनाएं किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं? अध्ययन के उपकरण यानी कि जो मेथड्स है, अध्ययन की पद्धतियां, उपकरण, मेथड्स और प्रविधियां, टेक्निक्स का निर्धारण भी तथ्य एकत्रित करने से पहले ही एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में हम कर लेते हैं। तो मोटे मोटे रूप से देखें तो सूचना के जो स्रोत हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपके सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, और दूसरा है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा, जैसा कि आपने दूसरा स्टेप देखा था, दूसरा चरण देखा था, ROL, रिव्यूइंग ऑफ द लिटरेचर। ऑलरेडी the literature that has been produced by the studies that have been already conducted in that particular area of study by others, getting my point? तो इसमें सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं वो है लिखित सोर्सेज, जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या दूसरे लोगों की जो रिसर्च है, उनकी जो फाइंडिंग्स है, आर्टिकल्स हैं, गवर्नमेंट की जो अलग अलग रिपोर्ट्स गवर्नमेंट पब्लिश करती हैं, अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो विभिन्न एनजीओज होते हैं या जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, R&D ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती है, यानी कि एवरीथिंग दैट इज इन द प्रिंटेड फॉर्म or that is already existing before you are conducting the study on the ground in actuality। और दूसरे जो प्राथमिक स्रोत हैं, उनका उनका अर्थ मतलब होता है कि व्यक्ति अनुसंधान करता है, जो भी रिसर्चर है अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है, वो अपने निर्धारित अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित कर प्रत्यक्ष रूप से रियल टाइम सिचुएशन में जो अध्ययन करता है, ग्राउंड पर रहकर जो आप अध्ययन करते हैं, उस जो भी तकनीक और टूल और टेक्निक आपसे निर्धारित की है, पद्धति आपने निर्धारित की है, उनके आधार पर आप उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित कर उत्तरदाताओं के जवाब आप लेते हैं और तथ्य एकत्रित करते हैं। तो इस को हम प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक स्रोत कहते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं अपने प्रयासों से अपने जो संसाधन है, समय, धन और श्रम, उनके उपयोग में लेते हुए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो एकत्रित करता है। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ वर्किंग ऑन द ग्राउंड इन रियल लाइफ सिचुएशंस इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अब है उपकरणों एवं प्रवृत्तियों का पूर्व परीक्षण। अब देखिए, आपने हाइपोथेसिस निर्मित कर ली, आपने एरिया ऑफ स्टडी तय कर लिया, आपने सूचनादाताओं का चुनाव भी कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी रिसर्च मेथड का उपयोग करना है, कौन से टूल्स और टेक्निक्स और कौन से सोर्सेस के माध्यम से आपको डेटा एकत्रित करने हैं। लेकिन अब ये आपको एक स्टेप के रूप में ये भी देखना पड़ता है कि अब तक आपने जो भी थ्योरेटिकल काम किया है, वो थ्योरेटिकल काम आप फिजिबल है या नहीं है, या उस थ्योरेटिकल काम को बड़े लेवल पर या एक्चुअल लेवल पर बड़ी बड़ी जो लार्जर स्केल पर लागू करने से पहले, यदि एक छोटे स्केल पर या स्मॉल स्केल पे लागू करके यह देख लिया जाए कि वास्तविक रूप से इस संपूर्ण ये जो पद्धति है, इसको लागू करने पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को छोटे लेवल पर ही समझकर उन्हें दूर कर लिया जाना मेरे हिसाब से और ज़्यादा अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो अलग-अलग अध्ययन करता है, वो लार्ज स्केल और एक्चुअल स्टडी करने से पहले छोटे स्केल पर कुछ उत्तरदाताओं के आधार पर
पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं, वो पूर्वगामी अध्ययन करते हैं और आने वाली जो व्यवहारिक परेशानियां हैं उनके बारे में पता कर कर उन्हें दूर कर लेने का प्रयास करते हैं। अब तथ्यों का अवलोकन, ये जो स्टेप है ना, यहाँ से शुरू होता है एम्पिरिकल फेज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर या रिसर्च मेथड। इससे ऊपर की जितनी भी स्टेप्स थी वो थियोरेटिकल थी, वो थियोरेटिकल स्टेज थी या प्री इंपेरिकल स्टेज भी बोलते हैं इसको। अब है इंपेरिकल स्टेज शुरू होती है। अब हम एक्चुअली ग्राउंड पर जाकर अध्ययन करता, प्राथमिक विभिन्न जो पद्धतियां हैं, टूल्स और टेक्निक्स हैं, उनके आधार पर वो तथ्यों का अनुभविक तथ्यों को एकत्रित करता है, सूचना एकत्रित करता है। अब है सूचनाएं एकत्रित कर ली उसने विभिन्न पद्धतियों पर, प्रवृत्तियों और टेक्निक्स के आधार पर। अब ये जो सूचनाएं इकट्ठी कर ली, ये सूचनाएं बहुत अधिक होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ये सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तो ये जितनी भी सूचनाएं एकत्रित हैं, उन अब आवश्यक हो जाता है कि उनको प्रोसेस किया जाए, उनको एक तरह से कोडिफिकेशन किया जाए, उनका क्लासिफिकेशन किया जाए, उनका टेबुलेशन किया जाए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन उनका किया जाए। और एक प्रकार से जो प्रोसेसिंग है डेटा का, वो इस स्टेप में किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको बोलते हैं स्टेज, हम बोल सकते हैं रिसर्च मेथड की या रिसर्च प्रोसीजर की, क्योंकि यहीं से अब हम सामान्यीकरण करने और कुछ नियमों के प्रतिपादन की बात प्रारंभ करते हैं। तो तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करने के बाद में जो सामान्यीकरण और नियमों के प्रतिपादन की अवस्था है, वो नेक्स्ट अवस्था है। इसकी ये 11वीं है। देखिए 11th स्टेज है। अब 12th स्टेज जो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति करने के लिए सामान्यीकरण और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। 12वां जो स्टेप है वो है रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि रिपोर्ट जो आप लिखते हैं, इसमें जो रिपोर्ट राइटिंग है वो है 12वीं अवस्था है, 12th स्टेज है। और रिपोर्ट राइटिंग, जो भी निष्कर्ष आपके मिले हैं, अब उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस रिपोर्ट का आज निष्कर्षों का प्रचार प्रसार, यानी कि डिसेमिनेशन ऑफ द रिपोर्ट और द नॉलेज दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क। आपने ये जो 11-12 स्टेजेस हैं, इनको लागू करने के पश्चात आपने जो कुछ भी तथ्य एकत्रित किए, उन तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी आपके निष्कर्ष निकले हैं, उन निष्कर्षों के आधार पे आपने एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट को अब यहाँ पे आके कुछ विद्वानों, हम ये देख सकते हैं कि अमूमन आपकी जो रिपोर्ट बनी वो केवल लाइब्रेरीज में इकट्ठी हो जाती हैं, उनको लाइब्रेरीज में रख दिया जाता है या यूनिवर्सिटीज़ के किसी कमरे में रख दिया जाता है। तो आज जब हम पॉपुलर सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम सार्वजनिक समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, ज्ञान का उपयोग और ज्ञान के उपयोग की बात हम करते हैं, कि ज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, हमारी मानसिक एक तरह से एक इच्छा की पूर्ति नहीं है, बल्कि समाज को सुधारना, समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए उस सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। और ये उपयोग तभी हो सकता है जब आपने जो कुछ भी वैज्ञानिक या सैद्धांतिक ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उस सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में आप जो लार्जर वर्ल्ड है, जो अन्य लोग हैं, जो वृहद स्तर पर जो लोग हैं, सरकारें हैं, अलग-अलग संगठन हैं, उनको आपके अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में पता चल सके। तो ये तभी संभव है जब आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको आप पब्लिसाइज़ करें, न्यूज़पेपर्स, मीडिया में आप उनको पब्लिश करें। आप जो अलग-अलग मीडिया डिस्कशंस होते हैं, उनमें अपनी रिपोर्ट, अपने जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स हैं, उनके बारे में उनको मेंशन करें, उनका प्रचार-प्रसार करें। तभी आपका जो सैद्धांतिक ज्ञान है, आपने जो अर्जित किया है, इस आपने जो पर्टिकुलर किसी समस्या पर किसी विषय को चुना और उस विषय के संबंध में आपने अनुभविक तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को अन्य लोग भी जान सकें, ताकि सरकार उन निष्कर्षों को पॉलिसी फॉर्मेशन में उपयोग में ले सके। तो ये कुल मिला के 13-14 स्टेप्स हैं, जिन्हें हम अब विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर ये 13-14 स्टेप्स हैं। आज की वीडियो में हमने मोटे-मोटे रूप से ये 13-14 स्टेप देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा इसका, वैज्ञानिक पद्धति के चरण, उसमें हम इन 13-14 स्टेप्स के थोड़े-थोड़े और विस्तार में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए, एक रजिस्टर बनाइए। एक रजिस्टर में
जिस डे उसमें डेट लिखिए, उसमें जिस यूनिट या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाता है उस टॉपिक का नाम लिखें, और जो भी असाइनमेंट, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसका मॉडल आंसर आप लिखें, उन्हें एक रजिस्टर में कंपाइल करें, और वो रजिस्टर की स्नैपशॉट लेके या फ़ोटो खींच के आप जब भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अलाउ किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे को, तो उसमें अपलोड कीजिए। हम उसका असेसमेंट करेंगे, जहाँ दिक्कत होगी वो आपको बता दी जाएगी, और इस प्रकार से आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते चलें और अपना जो रजिस्टर है उसको आप मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।